हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। ये टेस्ट नंबर आपका 58 है। 57 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी हो, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस की, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। या फिर किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए, यूपी पीसीएस जो है, पीसीएस जे का फॉर्म निकला हुआ है। जो लोग एलिजिबल हैं पीसीएस जे के लिए, वो जो कि फॉर्म को अप्लाई कर दें और टेस्ट सीरीज़ को देखते रहें। देखिए, कई सारे लोग पूछते रहते हैं हमेशा कि टेस्ट नंबर 1 से कहाँ मिलेगा, तो आपको बता दूं, टेस्ट नंबर 1 मिलेगा आपको। टेस्ट नंबर 1 से आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे, चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे एक उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको टेस्ट नंबर 1 से 58 तक मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है, तो वो स्टार्टिंग से देखेंगे टेस्ट नंबर 1 से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव क्या रहा? राज्यों का सामूहिकरण, प्रांतों को अर्ध स्वायत्तता प्रदान करना, सभी प्रांतों को स्वतंत्र प्रभार दे देना, भारत के 2 स्वतंत्र राज्यों को बांटना। देखिए, बात की जा रही है आपकी कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव क्या रहा। तो कैबिनेट मिशन जो है कि मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन, जिसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन? तो स्टेफोर्ड क्रिप्स जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ये जो कि भारत के सचिव थे, और एवी अलेक्जेंडर ये जो कि नौसेना के मंत्री थे। ये भारत आए थे और इसने जो है कि पाकिस्तान की मांग जो थी पहले, उसको क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया, और एक केंद्रीय सरकार का इन्होंने सुझाव दिया। ठीक है, जो पाकिस्तान की मांग थी उसको अस्वीकार कर दिया और एक केंद्रीय सरकार का सुझाव दिया इन्होंने। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा कि प्रांतों को, ये सॉरी, ए राज्यों का सामूहिकरण। ए ऑप्शन आपका सही है। दुल्हस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब। दुल्हस्ती पावर स्टेशन ये जो है कि किस एक नदी पर आधारित है? तो देखिए, दुल्हस्ती पावर स्टेशन जो है ये एक पनबिजली परियोजना है, और यह जो है कि जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी पर सिचुएटेड है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है। मेरठ में, कानपुर में, नोएडा में, वाराणसी में। देखिए, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, बीपीओ है, इसका उद्योग जो कि सबसे बड़ा केंद्र जो कि अवस्थित कहाँ पे है उत्तर प्रदेश में? तो ये है आपका नोएडा में। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, भारत में सॉफ्टवेयर और ये जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो है, वीपीओ उद्योग जो कि कहाँ कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में है, मुंबई में है, चेन्नई में, हैदराबाद में और पुणे में स्थित है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, सूची फर्स्ट में कुछ अनुच्छेद का नाम दिया गया है, और सूची सेकंड में उसमें क्या प्रावधान किया गया है इसके बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, देखिए, अनुच्छेद 14 जो है, अनुच्छेद 14 है, इसमें जो है कि विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण के बारे में बात करता है अनुच्छेद 14। तो ये हो जाएगा 1 का 3। अनुच्छेद 36 जो है ये आपका, इसमें यह कहा गया है कि अनुच्छेद जो 12 है उसमें दी गई राज्य शब्द की परिभाषा भाग 4 है, मतलब कि नीति निर्देशक तत्वों के लिए भी लागू होगी। तो ये हो जाएगा आपका नीति निर्देशक तत्व से चौथा। अनुच्छेद 74 क्या कहता है? ये कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा। और अनुच्छेद 368 क्या कहता है कि 368 के अकॉर्डिंग जो है कि संविधान के जो संशोधन है, संशोधन करने की
संसद के लिए शक्तियाँ और उसके लिए क्या प्रक्रियाएं हैं, इसका प्रावधान किया गया है 368 में। तो ये हो जाएगा आपका ये, तो ये होगा आपका 3421। 3421 कौन सा है, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में कुछ परियोजनाओं का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में राज्य दिया गया है। ठीक है, दोयांग जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पे है, तो ये है आपका नागालैंड में। दोयांग जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है, तो ये नागालैंड राज्य में है। लोकटक जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पे है, तो ये आपका मणिपुर में है। और धालेश्वरी जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है, तो ये मिजोरम में है। और रंगीत जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है, तो ये सिक्किम में है। तो ये बिल्कुल सही सीधा सुमेलित है। तो ये हो जाएगा आपका 1, 2, 3 एंड 4। कौन सा होगा, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में चरित्र दिया गया है और सूची सेकंड में उससे संबंधित जो वस्तु हैं वो दिया गया है। अगर हम बात करें गौतम बुद्ध की, ठीक है, तो इनसे संबंधित जो वस्तु था वो क्या था, तो धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा था। ठीक है, जीन से क्या संबंधित वस्तु था, तो इससे था आपका कात्योतर्शक अभिमुद्रा था। और विष्णु से संबंधित जो एक ही वस्तु क्या था, तो ये था आपका कौन सा, ये गरुड़ ध्वज था। ठीक है, और बोधिसत्व मैत्रेय इससे संबंधित वस्तु था सुराही तथा जलमाला। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा 2341। 2341 कौन सा है आपका, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है, इन्वर्टेज, डायस्टेज, माल्टेज, जाइमेज। पूछा जा रहा है कि कौन सा एंजाइम जो है कि ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। तो कौन सा एंजाइम है, तो वो है आपका ये जाइमेज। जाइमेज नामक एंजाइम जो है कि ग्लूकोज को एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में किण्वन को प्रेरित करता है। ठीक है, दूध से दही के रूप में जमने का क्या कारण है, साल्मोनेला, लैक्टोबैसिलस, माइकोबैक्टीरिया, स्टेफिलोकोकस। पूछा जा रहा है कि दूध से दही के रूप में जमने का क्या कारण है। ठीक है, तो दूध से दही या जमने का कारण जो है कि ये है आपका लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। देखिए लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु जो है कि दूध में उपस्थित शर्करा का भक्षण करता है। ठीक है, तथा जो लैक्टिक अम्ल का ये है, ये लैक्टिक अम्ल का उत्पादन करता है। देखिए यह लैक्टिक अम्ल जो है कि दूध को जमा देता है और दूध जो है कि दही में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। देखिए दूध से जो दही बनने की प्रक्रिया है ना, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको किण्वन बोलते हैं। दूध से दही जमने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, किण्वन कहलाती है वो। और जो दूध है, दूध से जब दही बनता है तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, दूध से दही जमना, यह रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता पर आधारित बल दिया गया था, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भर पर अधिक बल दिया गया था। और कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो वो थी आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना। ये कब से कब तक था, इसका टाइम ड्यूरेशन 1974 से 79 तक था इस पंचवर्षीय योजना का ड्यूरेशन। देखिए जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, ये डीपी धर के आधार पर तैयार किया गया था और इस योजना में कृषि एवं रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर अधिक बल दिया गया था। देखिए साथ साथ और क्या चीज़ें थी कि रोजगार, गरीबी उन्मूलन तथा न्याय भी इसके प्रमुख लक्ष्य रखे गए थे पांचवी पंचवर्षीय योजना के। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। गंगा एवं यमुना नदियों का हमें सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, यथुर्वेद में, शतपथ ब्राह्मण में, छंदोग्य उपनिषद में। पूछा जा रहा है कि गंगा और यमुना नदियों का हमें सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। कहाँ पे उल्लेख मिलता है ये, तो ये मिलता है आपका ऋग्वेद में। ए ऑप्शन आपका सही है।
देखिए ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख कितनी बार है? तो यमुना का उल्लेख जो है कि 3 बार किया गया है। गंगा का उल्लेख कितनी बार है? तो गंगा का उल्लेख जो है कि 1 बार किया गया है, वो भी 10वें मंडल में। ठीक है, देखिए ऋग्वेद की जो सर्वाधिक पवित्र नदी है वो कौन सी है? तो वो है आपका सरस्वती नदी। ये क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? तो वो है सरस्वती नदी। गंगा का उल्लेख 1 बार किया गया है और यमुना का उल्लेख कितने बार किया गया है? 3 बार किया गया है ऋग्वेद में। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। कोष पत्र मतलब कि ट्रेजरी बिल ऑफर अपने सम मूल्य से बट्टे पर जारी किए जाते हैं। दूसरा कि भारत सरकार कोष पत्र मतलब ट्रेजरी बिल जारी करता है और राज्य सरकारें कोई कोष पत्र जारी नहीं करती है। देखिए इसमें आपको सही उत्तर का चयन करना है। देखिए जो ट्रेजरी बिल है ये ऑफर अपने सम मूल्य से बट्टे पर जारी किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। और जो ट्रेजरी बिल है इसको जो है कि भारत सरकार ही जारी करता है, राज्य सरकारें कोई कोष पत्र जो है कि जारी नहीं करती है। तो ये भी आपका सही है और पहला भी सही है। तो ये हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों सही है। संकटापन जीव समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है? कच्छ की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, सुंदरबन में। देखिए समुद्री गाय ये जो है कि विलुप्त होने की कगार पे है और ये जो है कि संकटापन जीव है। ठीक है, और ये कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मन्नार की खाड़ी में। सी ऑप्शन आपका सही है। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ अवस्थित है? चेन्नई में, हैदराबाद में, नई दिल्ली, भुवनेश्वर। देखिए भारत में जो सुनामी वार्निंग सेंटर है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो देखिए इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर, इसकी स्थापना जो है कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन साइंसेस है। कहाँ पे ये? तो हैदराबाद में। इसमें जो है कि इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, देखिए इसका क्या कार्य है? जो सुनामी वार्निंग सेंटर है इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य ये है कि समुद्र में होने वाली हलचल के आधार पर जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर आने वाली जो सुनामी है इस आपदा से पहले ही ये चेतावनी जारी कर देता है। जब सुनामी आने वाली होती है उससे पहले ही जो है कि ये सुनामी वार्निंग सेंटर जो है कि वो जारी कर देता है। ठीक है, और ये जो है कि पता चल जाता है कि अगर सुनामी आने वाली है तो जो तटीय क्षेत्र हैं उनमें क्या है कि उसको खाली कर दिया जाता है, जिसकी वजह से नुकसान से बचा जा सके। इसका मेन पर्पज जो है कि ये सुनामी वार्निंग सेंटर का कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये जो है कि आपका हैदराबाद में है। बी ऑप्शन आपका सही है। भारचुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, मिजोरम। देखिए भारचुक्की प्रपात जो है कि ये भारत के किस राज्य में सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है आपका कर्नाटक में। सी ऑप्शन आपका सही है। संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं? विधि के समक्ष समानता, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रक्षण, धर्माचरण की स्वतंत्रता, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए पहले तो ये जान लीजिए कि भारत में जो है कि नागरिक रहते हैं, तो नागरिक में 2 तरह के हैं। कौन कौन है? भारत में जो लोग रहते हैं उसमें तो एक भारतीय होंगे और दूसरे कौन है? विदेशी हैं। ठीक है, तो ये दोनों भारत में ही रह रहे हैं, भारतीय और विदेशी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जो मौलिक अधिकार है वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं प्राप्त है। किसको प्राप्त है? तो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। देखिए आपको मैं बता दूं कि जो भी भारतीय नागरिक हैं, भारत में जो रहने वाले नागरिक हैं, उनको जो है कि आपका कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। कौन कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 ये केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। ठीक है, बाकी जो है कि और मौलिक अधिकार हैं वो भारतीयों के साथ साथ जो है कि विदेशियों को भी प्राप्त हैं, बट ये जो 4-5 बताया 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है, उसी में जो 19 नंबर है, जो अनुच्छेद 19 है
वो क्या है, तो वो है आपका विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो ये जो है कि केवल भारतीयों को प्राप्त है, बाकी ये विधि के समक्ष समानता, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रक्षण, धर्माचरण की स्वतंत्रता, ये सब जो है कि विदेशियों को प्राप्त है भारतीयों के साथ साथ, लेकिन विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है कि केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, संविधान के जो अनुच्छेद 120 है उसमें संसद में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा पर चर्चा की गई है। दूसरा कि अनुच्छेद 120 में दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे किसी ऐसे सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं जो हिंदी या अंग्रेजी भाषा में अभिव्यक्त करने में असमर्थ है। देखिए, जो संविधान का अनुच्छेद 120 है वो क्या कहता है, अनुच्छेद 120 के तहत जो कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, इसके अनुसार संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। मतलब कि 120 में संसद में प्रयुक्त की जाने वाली जो भाषा पर चर्चा की गई है 120 अनुच्छेद में। 120 अनुच्छेद में ये भी कहा गया है कि दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे किसी ऐसे सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं जो हिंदी या अंग्रेजी भाषा में अभिव्यक्त करने में असमर्थ है। मतलब कि संसद में जो सदस्य हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में अपनी बात रखना चाहते हैं, तो जो उसमें पीठासीन अधिकारी होते हैं उनको जो है कि अग्रिम रूप से सूचना देनी होती है। अग्रिम रूप से सूचना अगर उन्होंने दिया है तो हिंदी और अंग्रेजी के अलावा जो है कि वो दूसरी भाषा में जो है कि अपनी बात कह सकते हैं। तो ये भी आपका सही है और ये भी सही है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन की 1 और 2 दोनों सही है। प्रसिद्ध व्यक्तियों उनके जन्म स्थान का गलत युग्म बताइए। निजामुद्दीन औलिया बदायूं, जियाउद्दीन बर्नी बुलंदशहर, मोतीलाल नेहरू प्रयागराज, तेज बहादुर छपरू मुरादाबाद। देखिए, कुछ पर्सनालिटी का नाम दिया गया है और उनका जन्म स्थान कहाँ पे है, इसमें से आपको गलत युग्म बताना है। देखिए, जो निजामुद्दीन औलिया जी थे उनका जन्म स्थान कहाँ पे है, तो बदायूं में है। जियाउद्दीन बर्नी, इनका जन्म स्थान कहाँ पे है, तो बुलंदशहर में है। मोतीलाल नेहरू जी का जन्म स्थान प्रयागराज इलाहाबाद में है। और तेज बहादुर छपरू का जो है कि जन्म स्थान कहाँ पे है, तो मुरादाबाद में नहीं है। ये कहाँ पे है, तो इनका जन्म जो है कि अलीगढ़ में हुआ था। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले एवं उनके आयोजन स्थल का गलत युग्म बताइए। कार्तिक मेला अयोध्या में, ददरी मेला बलिया में, खिचड़ी मेला गोरखपुर में, कंपिल मेला रामपुर में। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख मेले हैं वो कहाँ पे उनका आयोजन स्थल है, इसके बारे में आपको क्या बताना है, गलत बताना है। कार्तिक मेला कहाँ पे लगता है, ये अयोध्या में लगता है। ददरी पशु मेला, ये पशुओं का मेला है, बलिया में लगता है। खिचड़ी मेला ये कहाँ पे लगता है, तो ये गोरखपुर में लगता है। और कंपिल मेला ये कहाँ पे लगता है, तो ये जो है कि रामपुर में नहीं लगता है, ये फर्रुखाबाद में लगता है। और ये एक जैन मेला है कंपिल मेला। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। झील एवं उनकी अवस्थिति का गलत युग्म बताइए। दरवन झील फैजाबाद में, बल्हापार झील कानपुर में, शुक्रताल शामली में, भोजपुर ताल सुल्तानपुर में। देखिए, कुछ झील का नाम दिया गया है और उनकी अवस्थिति क्या है, इसमें गलत बताना है आपको। देखिए, दरवन झील कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका फैजाबाद में। बल्हापार झील कानपुर में पड़ता है। शुक्रताल झील ये कहाँ पड़ता है, ये शामली में नहीं पड़ता, ये मुजफ्फरनगर में पड़ता है। और भोजपुर ताल जो है कि सुल्तानपुर में पड़ता है। तो इसमें गलत कौन सा है, ये सी ऑप्शन है। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना था कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी, उज्जैनी। मौर्य काल की बात की जा रही है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, तो ये था आपका कौन सा, तक्षशिला। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, ये जो है कि सिंधु और झेलम नदी के बीच में है, पाकिस्तान के रावलपिंडी जिला में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी मार्च 1859 ईस्वी में कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी। प्रयागराज से कानपुर, प्रयागराज से लखनऊ, प्रयागराज से वाराणसी, प्रयागराज से प्रतापगढ़। देखिए, उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है कि
उत्तर प्रदेश में जो प्रथम रेलगाड़ी है वो मार्च 1859 ईस्वी में कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी मेरी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री GS पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री GS पॉइंट। और टेलीग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे फ़ायदा आपको पहुँच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।